जैसा कि अपन जानते हैं बच्चों, वे ऑप्टिक्स इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर जेई मेन, स्पेशली जेई एडवांस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कि जेई मेन में इसका क्या सिलेबस रहेगा, तो वेव फ्रंट एंड ह्यूगन प्रिंसिपल, पास्ट में वेव फ्रंट के ऊपर काफी अच्छे क्वेश्चंस बने हैं। एक बार ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में वेव फ्रंट पे क्वेश्चन बना था, एक प्लेन वेव फ्रंट कॉनकेव मिरर पे गिराया गया था और उसके बाद पूछा गया था कि बताइए रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कैसा होगा। तो वेव फ्रंट एंड हाइगन प्रिंसिपल, laws of reflection and refraction by using Huygens principle. Huygens principles are the basics for derivation of reflection and refraction. बहुत कम लोगों को ये जानकारी होती है। बहुत सारी जनता ये जानती है कि रिफ्लेक्शन को हम इस तरह से डिराइव करते हैं कि एक फोटोन आया और इलास्टिक कोलिजन हुआ, जिस एंगल पे फोटोन आया था उसी एंगल पे वो चला गया, लेकिन उसके फंडामेंटल डेरिवेशन है वो बेस्ड होते हैं हाइगन प्रिंसिपल पे, उसी से डिराइव किया जाता है। इंटरफेरेंस, Young's double slit experiment and expression for fringe width. This is very important. अगर अपन बात करें तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यही है। अगर अपन बात करें वेव ऑप्टिक्स में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, अगर एडवांस की बात करें तो इसी पे आते हैं। देन कोहेरेंट सोर्सेज एंड सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। यू नो, टू डिफरेंट लाइट सोर्सेज कैन नेवर बी कोहेरेंट। अगर हम दो बल्ब लेते हैं सेम फ्रीक्वेंसी के तो भी वो कोहेरेंट नहीं होते और उनका जो इंटरफेरेंस पैटर्न होता है स्टीडी नहीं होता, इट चेंजेस विद टाइम। अगर हमको स्टीडी इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए तो हमें एक सोर्स से मल्टीपल सोर्स बनाने पड़ते हैं। ये कैसे बनाए जाते हैं? आइदर यू डिवाइड वेव फ्रंट्स और यू डिवाइड एनर्जी। तो आपको वेव फ्रंट या एनर्जी को डिवाइड करना पड़ता है, जैसे कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम लोग करते हैं, वेव फ्रंट को डिवाइड करके दो हिस्सों में तोड़ देते हैं, या फिर लॉयड्स मिरर में करते हैं, हम मिरर के ऊपर लाइट गिराते हैं, रिफ्लेक्टेड और डायरेक्ट। एम आई ऑडिबल? यस, रिफ्लेक्टेड और डायरेक्ट, दो तरह की लाइट हम दो टुकड़े करवाते हैं एनर्जी के और उसके बाद इंटरफेरेंस करते हैं। न्यूटन्स रिंग्स एक्सपेरिमेंट, आप में से कितने लोगों को पता है न्यूटन्स रिंग्स एक्सपेरिमेंट क्या होता है? वो जेई एडवांस, जेई मेन में भी आ चुका है पहले। तो उसमें क्या होता है बच्चों, एक लेंस रखते हैं, लेंस के ऊपर से लाइट गिराई जाती है और लेंस क्योंकि इस तरह की शेप का होता है, कॉन्वेक्स लेंस, और ऊपर से लाइट गिराते हैं, तो बेस्ड ऑन दिस थिकनेस अलग अलग लेवल पे अलग अलग पार्ट डिफरेंस आता है और रिंग्स बनती है। ये होता है न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन जब एक बार हम लोग कोहेरेंट सोर्सेज, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की सारी बातें कर लेते हैं, इसमें और बातें आती है जैसे कि एक्सपेरिमेंट विद व्हाइट लाइट, देन ऑब्लिक इंसिडेंस, थिन फिल्म इंसर्शन, ये सब दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर जेई एडवांस, जेई मेंस एज वेल। फ्रिंज की शेप कैसी होगी, सर्कुलर होगी या हाइपरबोलिक होगी, किस केस में हाइपरबोलिक होती है, किस केस में सर्कुलर होती है, क्या कभी स्ट्रेट लाइन फ्रिंज बन सकती है, तो वो सब बातें यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। Then comes diffraction due to a single slit. This is very important portion for JEE main. सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ, ज्यादातर केसेस में अभी तक जेई मेन में जितनी भी बार क्वेश्चंस आए हैं डिफ्रैक्शन के ऊपर, मोस्टली उन्होंने या तो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ पूछी है या फिर फर्स्ट मिनिमा की लोकेशन पूछी है। वो एक ही बात है, आप ऊपर नीचे के अगर फर्स्ट मिनिमा की लोकेशन बता देते हैं तो आप सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ भी बता रहे हो टेक्निकली। रिजॉल्विंग पावर, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप में मैं आपको छोटे में बता देता हूँ, शॉर्ट में बता देता हूँ, वेवलेंथ जितना छोटा होता है लाइट का उतना ही ज्यादा रिजोल्विंग पावर आएगी इंस्ट्रूमेंट से। यहां पर हम लोग बात करेंगे रिजोल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ह्यूमन आई। पोलराइजेशन जेई मेन का सबसे फेवरेट टॉपिक, सबसे ज्यादा। इसमें भी बहुत दो रूल इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ मेलिस एंड ब्रिस्टर्स लॉ। ज्यादातर क्वेश्चन उसके आते हैं बट हम लोग बाकी चीजों पे भी बात करेंगे। देन कम्स प्लेन पोलराइज लाइट, है ना, और ब्रिस्टर्स लॉ ये यहाँ पे आ गया, यूजेस ऑफ पोलराइज लाइट, की पोलराइज लाइट का हम लोग क्या यूज करते हैं। तो बच्चों जेई मेन के लिहाज से ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। जेई एडवांस की अगर बात करें तो जेई एडवांस जो सिलेबस आपको प्रोवाइड करता है बहुत नट शेल में प्रोवाइड करता है। 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं सिलेबस के, वेव नेचर ऑफ लाइट, उसमें सब आ गया, आपके सभी टाइप के एक्सपेरिमेंट्स आ गए, चाहे वो वाईडीएसी हो, चाहे ऑब्लिक इंसिडेंस हो, चाहे व्हाइट लाइट के साथ एक्सपेरिमेंट हो, सब आ चुके हैं इसके अंदर। ह्यूगन प्रिंसिपल दैट कवर्स ऑल द डिटेल्स रिलेटेड विद हाइगन प्रिंसिपल, चाहे वो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के डेरिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो, चाहे वेव फ्रंट पे क्वेश्चन हो, सारे इसके अंदर कवर हो गए। देन इंटरफेरेंस
विद यंग्स डबल स्लिट। मेरे ख्याल से इसको भी अलग लिखने की जरूरत नहीं थी, जब ये इतना ही नटशेल में लिख रहे थे तो ये चीज इसके साथ इंक्लूड की जा सकती है। तो ये था जेईई एडवांस का सिलेबस। कंटेंट की बात करें तो हम लोग ये सारी चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं। पॉलीक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट वाईडीएससी में यूज करना, ओके। और ऑब्लिक इंसिडेंस पे हम डिस्कशन करेंगे, किस तरह से ऑब्लिक इंसिडेंस की वजह से सेंट्रल मैक्सिमा की लोकेशन चेंज होती है, एंड अदर मॉडिफिकेशंस इन वाईडीएससी, एंड देन पोलराइजेशन एंड डिफ्रैक्शन। सो आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग which is about the principle of superposition and part difference। जिस तरह से हमने साउंड वेव के अंदर पढ़ा था कि दो साउंड वेव्स आती हैं और उसके बाद इंटरफेरेंस होता है, कहीं पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, कहीं पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। हमने स्ट्रिंग वेव के अंदर पढ़ा था कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। इन द सिमिलर वे लाइट के अंदर भी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। जैसे कि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है जिस टाइप का क्वेश्चन जेईई मेन और जेईई एडवांस में पूछा जाता है, एंड आई एम श्योर ये किसी न किसी साल का जेईई एडवांस का क्वेश्चन होगा। टैग यहाँ नहीं किया हुआ है कि किस ईयर का है, बट एक आइडिया मुझे है कि ये ऐसा कैसा क्वेश्चन जेईई एडवांस में आया हुआ है। सो यू हैव टू डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड्स, यू हैव टू डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर गिवन टू यू। एक का 3 sin ओमेगा टी, दूसरे का 4 cos ओमेगा टी। आपसे कहा जा रहा है दोनों एक साथ एक जगह पे पहुंच गए, तो बताओ रिजल्टेंट वेव क्या होगी। जैसे अपन फेजर डायग्राम से जोड़ते हैं, इस 3 को हम लोग यहाँ प्लॉट कर सकते हैं। ये 90 डिग्री फेज में आ गया, बिकॉज cos ओमेगा टी कैन बी रिटन एज sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, सो 4 कैन बी प्लॉटेड हियर। अब इन दोनों का रिजल्टेंट 5 आएगा, इसका मतलब जो रिजल्टेंट वेव होगी उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा 5, और इससे कितना आगे होगा फेज में, यू कैन कैलकुलेट दिस एंगल, दिस इज 53 डिग्री एंगल। दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जेईई मेन एज वेल एज जेईई एडवांस। इसमें 3 इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, आपको सिर्फ फेजर डायग्राम बनाना है, फेजर डायग्राम बना के उनको जोड़ना है, और जोड़ते हैं देखो कितना आसान है। 3 sin ओमेगा टी, 3 यहाँ प्लॉट कर दिया, 4 cos ओमेगा टी 90 डिग्री फेज ज्यादा था वहां प्लॉट कर दिया, और उसके बाद दोनों को जोड़ दिया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया, किस एंगल पे आ गया वो भी आ गया। आगे बढ़ते, मोनोक्रोमेटिक लाइट से वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट, ये काफी ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। जब हमारे पास 2 स्लिट्स होती है और उसके ऊपर हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट डालते हैं, पीछे स्क्रीन होती है, तो बच्चों यहां पर क्या होता है कि सामने वाले पॉइंट पे तो बनता है सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा थोड़ा दूर बनता है, फिर सेकंड मैक्सिमा थोड़ा और दूर बनता है, एंड सिमिलरली फर्स्ट मिनिमा सेकंड मिनिमा ये सब बनते हैं। अब मान लीजिए हमको लोकेट करना है कि बताओ फर्स्ट मैक्सिमा कहां पे है। तो फर्स्ट मैक्सिमा को लोकेट करने के लिए दोनों स्लिट्स का जो मिड पॉइंट है, सबसे पहले हम इसको यहां से मिला देते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये स्ट्रेट लाइन वो है जहां पे कौन आएगा, सेंट्रल मैक्सिमा। नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन। If this is S1 and this is S2, this is right angle to this line. Which line? S2B1. If this gap is D and if this angle is theta, then I can say that this difference of path, which difference? This difference of path, ये दोनों तो लगभग सेम है। अच्छा, यहाँ पर एक assumption हमेशा वैलिड रहता है, कैपिटल D is very large as compared to small d। इसका मतलब इन तीनों लाइंस को हम ऑलमोस्ट पैरेलल मान सकते हैं, बिकॉज स्मॉल डी इज 1 मिलीमीटर काइंड ऑफ एंड कैपिटल डी इज 1 मीटर। 1 मीटर के डिस्टेंस पे 3 लाइंस जिनके एंड पॉइंट 1 मिलीमीटर की दूरी पे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तीनों लाइंस ऑलमोस्ट पैरेलल है। जब मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डालता हूं तो ये गैप आ जाता है डी साइन थीटा। क्या आ जाता है? डी साइन थीटा। सिमिलरली, अच्छा ये वाला एंगल थीटा है, थोड़ा सा मैं यहाँ बताता हूँ आपको, दिस एंगल इज थीटा, थीटा इज दिस एंगल। दो लाइंस के बीच में वही एंगल होता है जो उनके नॉर्मल्स के बीच में होता है। हम बोल सकते हैं इस वाली लाइन का नॉर्मल ये है, कौन? जो लाइन सेंट्रल मैक्सिमा को मिलाती है, और इस वाली लाइन का नॉर्मल जो है ये है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि तीनों लाइंस ऑलमोस्ट पैरेलल है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ऑलमोस्ट ये वाला एंगल भी थीटा होना चाहिए। मैं फिर से समझाता हूं, इस लाइन का नॉर्मल ये है, ओहो लाइन ही गायब हो गई, चलो मैं दोबारा बना देता हूँ। इस वाली लाइन का जो नॉर्मल है वो ये है, ठीक है, और इस वाली लाइन का नॉर्मल ये है, बट ये दोनों लाइंस, दीज टू लाइंस आर ऑलमोस्ट पैरेलल, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लगभग ये भी 90 डिग्री एंगल होगा,
और इन दोनों लाइंस के बीच का अगर मैं एंगल निकालूं तो दैट इज ऑल्सो थीटा, और अगर वो थीटा है दैट विल बी कैपिटल डी टेन थीटा। ये गैप है डी साइन थीटा, वो गैप है कैपिटल डी टेन थीटा, और इसको मैं y लिख सकता हूं, y इज द हाइट ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम। ये है मेरा पार्ट डिफरेंस। इन दोनों इक्वेशंस को अगर देखा जाए तो एक जगह से अपन निकाल सकते हैं टेन थीटा विच इज y डिवाइड बाय कैपिटल डी, और एक जगह से निकाल सकते हैं हम साइन थीटा विच इज डेल्टा x डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ फर्स्ट मैक्सिमा कहां पे आएगा। फर्स्ट मैक्सिमा के डेल्टा x होना चाहिए लेमडा, लेमडा बाय स्मॉल डी की कैलकुलेशन अपन कर सकते हैं। देखते हैं लेमडा बाय स्मॉल डी कितना होता है। लेमडा इज हाफ mm, स्मॉल डी 1 mm, सो लेमडा बाय स्मॉल डी विल बी हाफ। ये हाफ हो गया। कभी कभार साइन थीटा एक से बहुत छोटा होता है, जब साइन थीटा एक से बहुत छोटा होता है तो उसको हम डायरेक्ट टेन थीटा के बराबर लिख देते हैं, लेकिन ये छोटा टेन साइन थीटा नहीं है। इससे आप थीटा की वैल्यू निकालेंगे, थीटा की वैल्यू आने वाली है पाई बाय 6। इस थीटा की वैल्यू को आप यहां रख दें, कैपिटल डी की वैल्यू आपको 1 मीटर दे रखी है, तो जैसे आप थीटा की वैल्यू वहां रखेंगे दैट विल बी 10 पाई बाय 6 विच इज 1/√3। 1/√3 इंटू 1 विल बी इक्वल टू 1/√3। इसका मतलब फर्स्ट वाला जो मैक्सिमा आ रहा है वो आपका आने वाला है 1/√3 पे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड मैक्सिमा। सेकंड मैक्सिमा के लिए कितने पार्ट डिफरेंस होना चाहिए, 2 लैम्डा। तो यहाँ पे अगर मैं 2 लैम्डा लिखता हूँ, जस्ट इमेजिन 2 लैम्डा करता हूँ, तो ऊपर जो है मेरा हाफ इंटू यानी कि 1 mm आ जाएगा। 1 mm बाय 1 mm इज 1, इसका मतलब साइन थीटा 1 आ गया। इसका मतलब थीटा कितना आ गया, पाई बाय 2। थीटा अगर पाई बाय 2 यहाँ रखते हैं तो टेन थीटा विल बी इंफिनिटी, विच मीन्स दैट वाई विल बी इंफिनिटी। इसका मतलब इस केस में जो सेकंड मैक्सिमा है ना, ऊपर वाला वो इंफिनिटी पे है, सिमिलरली नीचे वाला भी कहाँ पे होगा, इंफिनिटी पे। अगर अपन देखें कि ये कैसा दिखता होगा स्क्रीन पे पैटर्न, तो मैं आपको एक स्क्रीन के पैटर्न का एक आइडिया देता हूं। यहाँ पे होगा आपका B0, यहाँ पे होगा आपका B1, और इंफिनिटी पे होगा आपका B2। सिमिलरली यहाँ पे होगा आपका B1 और इंफिनिटी होगा आपका B2। So this distance is 1/√3 and this distance is minus 1/√3 and this is in minus infinity and this is infinity। इसका मतलब स्क्रीन पर आपको टोटल मिला के 3 मैक्सिमा दिखाई देंगे। मिनिमा की बात करें तो हर दो मैक्सिमा के बीच में कहीं ना कहीं एक मिनिमा आएगा। तो यहाँ पे होगा लेमडा D1, यहाँ पे होगा D2, यहाँ पे होगा D1, यहाँ पे होगा D2। तो जैसे मैंने मैक्सिमा की लोकेशन निकाली, आप वैसे मिनिमा की निकाल सकते हैं। मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। अगर आपको फर्स्ट मिनिमा चाहिए तो डेल्टा एक्स की जगह क्या लिख सकते हो, लेमडा बाई 2। आपको यहाँ 1/4 मिल जाएगा। साइन थीटा 1/4 से टेन थीटा निकाल लो, उससे वाई निकाल लो, राइट। कुछ केसेस में आपका लेमडा जो है ना बहुत छोटा होता है, एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होता है। मान लो लेमडा एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का है तो साइन थीटा विल बी वेरी वेरी स्मॉल। व्हेन साइन थीटा इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1, you can directly write it equal to y by capital D। लाइक साइन थीटा को टेन थीटा के बराबर कब रख सकते हैं, जब ये वाला नंबर एक से बहुत छोटा होता है। तो कभी कभी होता है, उस केस में आपका फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला निकल के आता है। कौन सा फॉर्मूला, फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। कैसे निकलता होगा सोचिए। फर्स्ट मैक्सिमा के लिए यहाँ क्या लिखूंगा मैं, लेमडा डेल्टा एक्स की वैल्यू। सोचो अगर ये वाला जो नंबर है साइन थीटा एक बहुत छोटा हो तो क्या इन दोनों को बराबर लिख सकते हैं अपन। क्या मैं लिख सकता हूं, लेमडा डिवाइडेड बाय स्मॉल डी इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइड बाय कैपिटल डी। इससे आपका जो वाई आएगा वो आ जाएगा आपका वही फॉर्मूला फ्रिंज विड्थ वाला। इस क्वेश्चन से हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, जैसे कि हमें कब अजम्पशन लेना है और कब नहीं। So whenever sin theta is very small, you can take assumption, you can compare sin theta with tan theta. But if sin theta is not very small as compared to 1, you need to calculate theta, then you replace the value in tan theta and you solve for y. तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप थोड़ा इसको स्लो मोशन में करके दोबारा अटेम्प्ट करना, है ना। और इसमें आपसे पूछा जाए कि कितने मैक्सिमा है, तो विजिबल 3 मैक्सिमा है, और कितने मिनिमा है तो 4 मिनिमा विजिबल है, 2 मैक्सिमा इनफाइनाइट पे।
तो लर्निंग के लिहाज से एक अच्छा क्वेश्चन है। अब जो अगला क्वेश्चन है ना बच्चों, आप देखो उसके अंदर आप अगर वेवलेंथ चेक करोगे तो 5,000 एंगस्ट्रॉम है। 5,000 एंगस्ट्रॉम बहुत छोटा वेवलेंथ है। फ्रिंज विड्थ का आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो जो आपने सीखा हुआ है। उसके बाद आपसे कोई फिफ्थ मिनिमा के डिस्टेंस पूछता है तो आप निकाल सकते हो। मिनिमा जो होता है वो 2n-1 इंटू बीटा बाई 2 पे होता है। तो फर्स्ट मिनिमा जो है आपका बीटा बाई 2 पे आता है, सेकंड वाला 3 बीटा बाई 2 पे आता है। यहाँ आपके सारे फॉर्मूले वैलिड है। इंटेंसिटी एट y इज इक्वल टू 1/3। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। y इज इक्वल टू 1/3 पे आप पार्ट डिफरेंस निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पार्ट डिफरेंस। दैट पार्ट डिफरेंस, फेज डिफरेंस विल बी 4 पाई बाय 3। You can calculate intensity at 4 pi by 3 I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos delta phi. This is a common formula for calculation of intensity. ये कहां से आता है? ये वहीं से आता है जहां से अपने इंटरफेरेंस की थ्योरी पढ़ी होती है। जब दो अलग अलग वेव्स के एम्पलीट्यूड हम जोड़ते हैं तो फेजर डायग्राम से जोड़े जाते हैं और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos डेल्टा फाई। जैसे फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। अब 1000 नंबर का अगर मुझे मैक्सिमा लोकेट करना है तो 1000 नंबर के मैक्सिमम में हो सकता है कि हमारा अजम्पशन वाला फॉर्मूला वैलिड ना हो, यानी मैं सीधा 1000 बीटा नहीं लिख सकता। तो 1000 नंबर के मैक्सिमा के लिए मुझे क्या करना चाहिए? आई शुड कैलकुलेट साइन थीटा विच इज 1000 इंटू 5000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। कौन है ये स्मॉल डी है। ऊपर कौन है? वो डेल्टा एक्स है। कैलकुलेट करोगे दिस विल बी इक्वल टू हाफ। इसका मतलब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 1000th मैक्सिमा, 1000वें नंबर के मैक्सिमा के लिए साइन थीटा को tan थीटा नहीं लिखा जा सकता। तो इसके लिए क्या होगा? थीटा की वैल्यू आएगी पाई बाय 6। जब थीटा की वैल्यू आएगी पाई बाय 6 तो 10 पाई बाय 6 को आप लिख सकते हैं y डिवाइड बाय कैपिटल एंड दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट लोकेशन ऑफ 1000 मैक्सिमा। 2000 मैक्सिमा की जब बात करते हैं तो यहाँ 2 का फैक्टर आ जाएगा, यहाँ 2 का फैक्टर आ जाएगा, थीटा आएगा 90 डिग्री। इसका मतलब 2000वें नंबर का जो मैक्सिमा है वो इन्फिनिटी पे बनता है। कभी कभी एग्जाम में आपसे नंबर ऑफ मैक्सिमा के बारे में पूछते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर 2000 मैक्सिमा है, 2000 नीचे है और एक सेंट्रल मैक्सिमा। लेकिन जो लास्ट वाला मैक्सिमा है उसकी लोकेशन इनफाइनाइट पे आएगी, तो हम उसको अगर काउंट ना करें तो 1999 एक साइड पे, 1999 दूसरी साइड पे और एक सेंट्रल, ऐसे करके अपन टोटल मैक्सिमा निकाल सकते हैं 4001। ठीक है, आगे बढ़ते। अच्छा, इसमें एक आइडिया और देता हूं मैं आपको। अगर आपको किसी एक साइड के टोटल मैक्सिमा का अंदाजा लगाना हो तो आप एक अंदाजा लगा सकते हो मोटा मोटा। जैसे ये डी डिस्टेंस है, कोई लाइट अगर यहां से जाती है और कोई लाइट अगर यहां से जाती है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस? मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस इज ऑलमोस्ट डी। मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस डी के बराबर हो सकता है। इससे हम नंबर का आइडिया लगा सकते हैं कि जो वहां पर जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का मैक्सिमा होगा वो किस ऑर्डर का होगा, तो ये ऑर्डर आएगा उसका n शुड बी लेस देन इक्वल टू स्मॉल डी बाय कैपिटल लैम्डा। यहाँ पे स्मॉल डी की वैल्यू थी 1 mm, लैम्डा की वैल्यू थी 5000 एंगस्ट्रॉम। व्हेन यू विल कैलकुलेट इट यू विल फाइंड दिस नंबर टू बी इक्वल टू 2000। इसका मतलब एक साइड पे 2000 मैक्सिमा का आइडिया यहां से भी आपको लग सकता है। नाउ कम्स शेप ऑफ फ्रिंज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार जेई मेन में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भाई साहब शेप ऑफ फ्रिंज क्या होती है। दो चीजें याद रखना, दो ही चीजें जनरली आती है, एक सर्कल वाला, एक आपका हाइपरबोला। तो अगर वाईडीएसी की बात करें तो वाईडीएसी में सर्कल तब बनता है बच्चों जब स्क्रीन ऐसे रखी जाए और सोर्सेस को जोड़ने वाली जो लाइन है वो स्क्रीन के परपेंडिकुलर हो। यानी कि दो सोर्सेज हैं और ये वाली जो लाइन है वो स्क्रीन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहां से अगर मान लो कोई लाइट गई और यहां से लाइट गई और मान लीजिए वहां पे मैक्सिमा बनता है, तो एक पूरे सर्कल पे वो मैक्सिमा बनेगा। ऐसे केसेस में जो फ्रिंज होती है वो सर्कुलर होती है। सेंटर पे क्या होगा अगर उसका पता करना है तो उसका पता लगेगा इस डिस्टेंस से। अगर ये डिस्टेंस लैम्डा की मल्टीपल है तो सेंटर पे बनने वाला है
मैक्सिमा यानी कि ब्राइट। अगर ये डिस्टेंस लैम्डा बाय 2 का ऑड मल्टीपल है, लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, सेंटर पे बनने वाला है डार्क। ये डिस्टेंस ना लैम्डा की मल्टीपल है ना लैम्डा बाय 2 की ऑड मल्टीपल है, तो सेंटर पे कोई ना कोई इंटेंसिटी होगी विच इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। इसका मतलब सेंटर वाला जो पॉइंट है वो चमकीला होगा या अंधेरे वाला होगा, डार्क होगा या दोनों के बीच में कुछ होगा, उसका पता इस गैप से लगेगा। मोटी बात यह है कि whenever line joining the slits is perpendicular to screen, it is going to be a fringe, right? Now comes hyperbolic fringe. Whenever line joining the slits is parallel to screen, यानी कि अगर इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन स्क्रीन के पैरेलल है तो ये बनने वाला है हाइपरबोलिक फ्रिंज। ऐसी कैसे, वो देखिए, मान लीजिए एक पॉइंट है P और उस पॉइंट पर बन गया मैक्सिमा, ये है S1 और ये है S2 एंड आई एम सेइंग S2P माइनस S1P इज इक्वल टू n लेमडा। ये किसका लोकस होता है? मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ते हैं, आईआईटी और जेईई मेन की तैयारी करते हैं अगर मान लो, तो हम जानते हैं कि जब भी कोई पॉइंट इस तरह से मूव करता है कि उसकी कोई दो फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस का डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहता है, तो वो लोकस कहलाता है हाइपरबोला। तो एक हाइपरबोला है, तो यहां पर एक हाइपरबोला बनेगा स्क्रीन के ऊपर। इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं 3D के अंदर, जो यहाँ डायग्राम में प्रोजेक्टेड है, इधर से देखने पर जो आपको दिखाई देगा वो है ये। तो ऊपर हाइपरबोला बनेंगे ऐसे और नीचे हाइपरबोला बनेंगे, और जो सेंटर वाली जो लाइन होगी वो एक स्ट्रेट टाइप की लाइन होगी। वो एक तरह से आप कह सकते हैं एक ऐसा हाइपरबोला है जो ऐसे बहुत ज्यादा फ्लैट हाइपरबोला है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि शेप बताओ, तो ये दो केसेस मोस्टली पूछे जाते हैं, एक सर्कुलर और एक हाइपरबोलिक। Then comes experiment with white light. This is a very famous question from IIT only. IIT एग्जाम में पूछा गया है। हमारे पास व्हाइट लाइट से, पहली बात तो देखो क्वेश्चन के पहले की बात बताता हूँ, व्हाइट लाइट से जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो स्क्रीन पर सिर्फ एक जगह मैक्सिमम बनता है और वो होता है सेंट्रल मैक्सिमम। बाकी सब जगह पे कभी भी प्रॉपर मैक्सिमम सभी कलर्स का एक साथ नहीं बनता है। कहीं दो कलर, कहीं तीन कलर एक साथ मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन 7 कलर एक साथ मैक्सिमम प्रोड्यूस करते हैं ऐसा सिर्फ एक पॉइंट होता है, और वो पॉइंट होता है आपका सेंट्रल मैक्सिमम। क्वेश्चन में देखो बच्चों, हमारे पास दो वेवलेंथ है, 6000 एंड 4500, और ये सब डेटा जो है वही है जो कि स्टैंडर्ड डेटा होते हैं। वी आर सपोज टू कैलकुलेट लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू द टू वेवलेंथ कोइंसाइड। तो पहले की फ्रिंज विड्थ ये है, दूसरे की फ्रिंज विड्थ ये है। हम दोनों को ये देखना है कि इनका कौन सा ऐसा पॉइंट है जो एक साथ कॉमन आ रहा है, तो हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो 0.6 और 0.45 का जो एलसीएम है वो आता है 1.8। एलसीएम लेकर हम कर सकते हैं। एक इसका दूसरा तरीका है, उस पॉइंट पर दोनों का पार्ट डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो आई कैन से n1 lambda 1 मस्ट बी इक्वल टू n2 lambda 2। lambda 1 और lambda 2 की वैल्यू आपके पास है। lambda 1 इज गिवन टू यू, इट इज 6000। 1500 से इसको काट रहा हूं मैं, तो 4 टाइम्स n1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स n2। इसका मतलब जिस जगह पर इसकी फोर्थ वाली, जिस जगह पर इसकी थर्ड वाली, यानी कि n1 की वैल्यू अगर मैं 3 ले लेता हूं और n2 की वैल्यू अगर मैं 4 ले लेता हूं, दैट इज द मिनिमम वैल्यू। जिस जगह पर 6000 की थर्ड वाली फ्रिंज होगी उसी जगह पर 4500 की फोर्थ वाली फ्रिंज होगी, and that will be nearest location where both the colors are producing maxima together apart from the central part. सेंटर वाले पे तो कर रहे हैं, तो उसका अगला वाला जो यहाँ से निकाल सकते हो। इसका मतलब आपको कुछ नहीं करना, इसके फोर्थ मैक्सिमा की लोकेशन निकालनी है। किसकी? थर्ड मैक्सिमा की। किसकी? 6000 वाले की। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और पॉलीक्रोमेटिक लाइट के साथ जो एक्सपेरिमेंट होता है उस पे इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। दिस वी ऑलरेडी डन। नाउ अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। नाउ वी आर इनटू आई थिंक स्लैब, यस, थिन फिल्म इंसर्शन। देखो बच्चों, आपने ज्योमेट्रिकल पाथ और ऑप्टिकल पाथ का नाम सुना होगा। अगर मान लीजिए मेरे पास टी मोटाई की एक स्लैब है, तो उसका जो ज्योमेट्रिकल पाथ होता है वो अगर टी होता है,
तो उसका जो ऑप्टिकल पाथ होगा दैट इज n-1 इंटू टी। ऑप्टिकल पाथ का क्या मतलब होता है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। किसी को कोई क्वेश्चन है इधर? कमेंट, एनी स्पेशल कमेंट, एनी क्वेरी? ओहो, ओके, कोई खास क्वेश्चन नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। सो वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंस बिटवीन जीपी एंड ओपी। जीपी मींस ज्योमेट्रिकल पाथ, एक्चुअल पाथ ऑफ लाइट इन अ मीडियम और एयर। What is optical path? Optical path is the equivalent distance travel, equivalent length traveled by light ray in vacuum in the same time for which it travels in the medium. अर्थात किसी मीडियम में लाइट ने जितनी देर तक ट्रेवल किया है उतनी देर तक अगर वो वैक्यूम में ट्रेवल करता तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता, वो कहलाता है ऑप्टिकल पाथ। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ऑप्टिकल पाथ इज n टाइम्स t, और जो डिफरेंस होता है इनके बीच का ऑप्टिकल पाथ और ज्योमेट्रिकल पाथ का वो होता है n-1 इंटू टी। यानी कि t अगर लेंथ है मीडियम में तो हवा में कितनी हो जाएगी बच्चों, या वैक्यूम में कितनी हो जाएगी, n टाइम्स t, और दोनों का डिफरेंस क्या होगा, n-1 इंटू टी। इसका मतलब जब भी हम कोई स्लिट कहीं पर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जब भी हम कोई स्लैब कहीं पर इंट्रोड्यूस कर देते तो एनी इश्यू विद दिस स्पीड? फाइन। हम कहीं को स्लैब कर देते हैं तो उसकी वजह से ऑप्टिकल पाथ में चेंज आता है, वो आता है बच्चों n-1 इंटू। ये आप याद रखो। क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्मॉल डी अपना स्टैंडर्ड डेटा, कैपिटल डी स्टैंडर्ड डेटा, स्लैब की मोटाई आपको दे दी है ना, और दूसरी तरफ भी एक स्लैब है, आर इंट्रोड्यूस इन फ्रंट ऑफ अपर एंड लोअर। देखो बच्चों बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जेई एडवांस जेई मेन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे दोनों स्लैब, दोनों स्लेट्स के सामने हमने एक एक थिन फिल्म डाल दी है। इस फॉर्मूले की मदद से हम बता सकते हैं कि कितना एक्स्ट्रा पाथ प्रोड्यूस होगा। 0.5 माइक्रोमीटर एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होगा ऊपर, कितना एक्स्ट्रा पाथ प्रोड्यूस होगा नीचे, तो 0.5 माइक्रोमीटर प्रोड्यूस होगा नीचे। कुछ कैलकुलेशन एरर दिख रही है मुझे, ये 0.5 नहीं है, अपन दोबारा कैलकुलेट करते हैं साफ सफाई से। ओके, ऊपर वाली में देखना, μ-1, μ-1 इंटू टी। इसका मतलब ये हो गया आपका, ये कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ है, अपन तो एक काम करते हैं, अपन अपने हिसाब से निकाल लें, काट दो सब। S1 में आएगा 2 माइक्रोमीटर, क्यों आएगा, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, 3-1 इंटू टी विच इज 2 माइक्रोमीटर। S2 में आएगा 2-1 इंटू 0.5, सो 0.5 माइक्रोमीटर। इसका मतलब जो S1 के सामने आपने स्लैब इंसर्ट करी है वो 2 माइक्रोमीटर का एक्स्ट्रा पाथ प्रोड्यूस करेगी, पाथ लेंथ प्रोड्यूस करेगी, और नीचे वाले कितनी करेगी, 0.5 माइक्रोमीटर। अब क्या चाहिए, फाइंड द शिफ्ट इन द फ्रिंज पैटर्न। तो बच्चों मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको इरेज कर रहा हूँ और आपको फ्रिंज पैटर्न का शिफ्ट बताने जा रहा हूँ। अच्छा ये बताओ आप सब बच्चे, एक क्वेश्चन का जवाब दो क्योंकि अपन लोग लाइव क्वेश्चन कर रहे हैं। ये बताओ किस तरफ पैटर्न शिफ्ट होगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? देखिए आंसर दो कमेंट में, मैं देखता हूँ। और पहले पैटर्न कैसा था और बाद में पैटर्न कैसा होगा, दैट विल डिस्कस। पहले आपका सेंट्रल मैक्सिमा यहां था, जहां होता वहां था, और बाद में आपका जो सेंट्रल मैक्सिमा है आफ्टर इंसर्शन ऑफ फिल्म्स, आपने 2 फिल्म इंसर्ट कर दी तो आपका जो सेंट्रल मैक्सिमा किधर जाएगा? आई वांट टू सी कमेंट्स। हाँ सब बच्चों के जवाब सही है, 4 जवाब मुझे दिख रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऊपर शिफ्ट होगा। ऊपर क्यों शिफ्ट होगा, जिधर ज्यादा पार्ट डिफरेंस क्रिएट होता है उधर ही शिफ्ट होता है। तो बच्चों ये शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, यानी कि सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पहुंच जाएगा। आप बोल सकते हो कि जो एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ है ना वो है 1.5 माइक्रोमीटर, क्योंकि वो सेंट्रल मैक्सिमा है। इसका मतलब वहां पे पार्ट डिफरेंस जो है ना वो 0 होना चाहिए। तो वो जो एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस है वो किससे बैलेंस होगा, वो बैलेंस होगा आपके इस डी साइन थीटा से। दिस इज डी साइन थीटा, दिस एंगल इज थीटा, दिस इज डी, सो दिस गैप इज डी साइन थीटा। आप सीधा इसको डी साइन थीटा से कंपेयर कर सकते हैं।
और साइन थीटा को टेन थीटा लिख सकते हैं क्योंकि थीटा बहुत छोटा है। आप खुद ही देख सकते हैं 1.5 माइक्रोमीटर छोटा सा नंबर है, पार्ट डिफरेंस इज वेरी स्मॉल, है ना। पार्ट डिफरेंस क्योंकि बहुत छोटा है और उसको अगर स्मॉल डी से डिवाइड करूंगा तो जो मेरा साइन थीटा आएगा बहुत छोटा आएगा, तो मैं डी साइन थीटा को सीधा डी टेन थीटा लिख दिया, टेन थीटा की वैल्यू डाल दी वाई बाई डी। आपको वाई की वैल्यू चाहिए थी, आप वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं 1.5 into 10 to the power minus 3 into 1 divided by 10 to the power minus 3. This is 10 to the power minus 6 माइक्रोमीटर था ना। इसका मतलब आपका आंसर आएगा 1.5 into 10 to the power minus 3 meters। ये रहा, इतना ऊपर शिफ्ट हो गया। इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, सेंट्रल मैक्सिमा अब मिल गया, बताओ फर्स्ट कहाँ है। तो फर्स्ट मैक्सिमा बता सकते हैं, वहां से बीटा नीचे और बीटा ऊपर। कोई आपसे पूछ सकता है सामने वाले पॉइंट पे क्या है, ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि जहां पहले सेंट्रल मैक्सिमा था वहां कौन है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना वेवलेंथ के बराबर है। सपोज करो ये 10 टाइम्स लैम्डा होता, सपोज करो, इसका मतलब इस जगह पर 10वां मैक्सिमा आएगा। सपोज करो ये 10.5 लैम्डा होता, इसका मतलब ये 10वां मैक्सिमा नहीं है, ये 10वें मैक्सिमा के बाद आने वाला मिनिमा है। तो बताओ जीरोथ मैक्सिमा यानी कि सेंट्रल मैक्सिमा के बाद 0.5 लैम्डा पे कौन सा मिनिमा आता है, फर्स्ट। इसका मतलब 10.5 लैम्डा पे कौन सा मिनिमा आना चाहिए, 10th आना चाहिए। तो आप मिनिमा का ऑर्डर बता सकते हो सकता है ना या मैक्सिमा है ना मिनिमा है, तो आप उसकी इंटेंसिटी निकाल सकते हो। कैसे, दिस इज द पार्ट डिफरेंस हियर, based on this part difference you can calculate phase difference by multiplying factor of 2 pi by lambda, with that phase difference you can calculate intensity, right। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ट्वीक किए जा सकते हैं और जेई एडवांस जेई मेन के लिए आपके लिए बढ़िया क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ये तो ऑब्लिक इंसिडेंस है। अगर हम लाइट को टेढ़ा डालते हैं बच्चों, तो यहां से इस लाइन को अगर हम सीधा मिलाएं तो ये वाला जो पॉइंट होता है, ये याद भी आप रख सकते हो कि ये जो लाइन जो आप इस मिड पॉइंट से निकालते हो S1 S2 के, इस मिड पॉइंट से निकलने वाली लाइन जिस जगह जाकर के स्क्रीन को काटती है ना, वहां पे होता है सेंट्रल मैक्सिमा। इसका मतलब दिस एंगल इज थीटा नॉट, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा नॉट। कैसे पता चला, हम बोल सकते हैं यहाँ का एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस है डी साइन थीटा नॉट, और अगर मान लीजिए यहाँ कहीं पे गए हम और मान लीजिए हम थीटा नीचे हैं, थीटा एंगल नीचे है, तो एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस विल बी डी साइन थीटा। इधर का पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा नॉट, उधर का डी साइन थीटा, तो जो इधर एक्स्ट्रा है वो उधर के एक्स्ट्रा से जहां बैलेंस हो जाता है वहां पे आता है सेंट्रल मैक्सिमम। तो ये जो आपको बताया जा रहा है कि किस जगह पे सेंट्रल मैक्सिमा आएगा, इस जगह पे सेंट्रल मैक्सिमा आ जाएगा। कौन से पॉइंट पे, थीटा नॉट पे। इसके ऊपर अगर बात करें, इसका मतलब इसके ऊपर वाले पॉइंट पर डी साइन थीटा नॉट बड़ा है, तो इसीलिए ऊपर वाले पॉइंट पर हम लिख सकते हैं डी साइन थीटा नॉट माइनस डी साइन थीटा। कहां से कहां तक की बात चल रही है, यहां से यहां तक। इसके नीचे अगर बात करें तो डी साइन थीटा, इधर वाला हिस्सा, इधर जो पार्ट डिफरेंस क्रिएट होगा वो ज्यादा हो जाएगा। तो यहां मान लीजिए मैं थीटा एंगल पे गया, द एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस क्रिएटेड इन द अपर लाइट इज डी साइन थीटा, सो बिलो द सेंट्रल मैक्सिमा दिस विल बी द पार्ट डिफरेंस। व्हाट अबाउट द अपर पोर्शन, अगर हम यहां से ऊपर जाते हैं तो इस लाइट का रास्ता पहले से लंबा था, हम अगर ऊपर जाते हैं तो और लंबा हो जाएगा। तो किसी जनरल एंगल थीटा पे अगर बात करेंगे तो इधर का एक्स्ट्रा और इधर का एक्स्ट्रा जुड़ करके ये पार्ट डिफरेंस आएगा। इसका मतलब तीनों चारों सिचुएशन आपके सामने है। इसके ऊपर जाओगे तो इधर का एक्स्ट्रा जुड़ेगा, इसके नीचे आओगे तो इधर का एक्स्ट्रा उधर का एक्स्ट्रा एक दूसरे से सबट्रैक्ट होगा। सेंट्रल मैक्सिमम वाली लोकेशन पे दोनों बराबर होंगे, नीचे इधर वाला एक्स्ट्रा बड़ा होगा उधर वाला एक्स्ट्रा छोटा होगा, और यहां से यहां तक इधर वाला एक्स्ट्रा बड़ा होगा उधर वाला एक्स्ट्रा छोटा होगा। तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा को कैसे मैनेज करना है, मेरे ख्याल से जेई मेन या जेई एडवांस के एग्जाम में आपको इसके बाद एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगना चाहिए। आई थिंक नेक्स्ट, यस, एक बढ़िया क्वेश्चन है कि इसके अंदर हमने 57 डिग्री के ऊपर लाइट 0.57 डिग्री के ऊपर लाइट डाली है। दिस इज अ वेरी स्मॉल एंगल, आप देख सकते हैं छोटा सा एंगल है। विद रेस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ सिमेट्री फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो देखो फटाफट वही जवाब आएगा खट से। ठीक है, हम लोग थीटा नोट निकाल सकते हैं, और हम लोग को पता है कि इस लाइट को सीधा सीधा लाऊंगा इस लाइन को, यहां से यहां तक की डिस्टेंस में निकाल सकता हूँ। थीटा इज वेरी स्मॉल, तो क्या मैं इसको सीधा डी
थीटा नॉट लिख सकता हूँ, लेकिन वो रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो देखो रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, तो सेंट्रल मैक्सिमा की लोकेशन अपन ने निकाल ली। इंटेंसिटी एट O इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी होती है 4 I नोट, जनरल सॉरी I नोट, मतलब अगर इसके I नोट इसके I नोट है तो 4 I नोट, और अगर मान लो उसको हमने I नोट मान लिया तो इसके रेस्पेक्ट में हमको निकालना है। क्या हम 4 पॉइंट O इस पॉइंट पे क्या हम पार्ट डिफरेंस निकाल सकते हैं? बोल सकते हैं कि भाई स्लिट्स के आगे वाले हिस्से में तो कोई पार्ट डिफरेंस क्रिएट हुआ नहीं, वो भी पार्ट डिफरेंस क्रिएट होना था, वो पीछे क्रिएट हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये डी साइन थीटा नोट, तो डी थीटा नोट इज पार्ट डिफरेंस। इससे आप फेज डिफरेंस निकाल सकते हो, और वो फेज डिफरेंस आ रहा है 20 ले, पार्ट डिफरेंस आ रहा है 20 लैम्डा, तो इससे फेज डिफरेंस आएगा 20 इंटू 2 पाई। इसका मतलब मैक्सिमा के कोरोस्पॉन्डिंग है, इसका मतलब उस पॉइंट पर आपका मैक्सिमा बनेगा जिस पॉइंट पर पहले मैक्सिमा बन रहा था, लेकिन वो सेंट्रल मैक्सिमा नहीं होगा। वो कौन से नंबर का मैक्सिमा होगा? 28th नंबर का मैक्सिमा, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा तो नीचे आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ जिस जगह पहले सेंट्रल मैक्सिमा था वहां पे कौन सा मैक्सिमा है, तो आपका जवाब होना चाहिए था अब वहां पर 28th नंबर का मैक्सिमा है। हाउ डू यू नो? कैलकुलेट पार्ट डिफरेंस डिवाइड बाय लैम्डा, आपको पता चलेगा कि वो फैक्टर आता है 20, है ना। एक लास्ट क्वेश्चन और था, नंबर ऑफ मिनिमा मैक्सिमा लाइंग बिटवीन O एंड सेंट्रल मैक्सिमा, तो पता लग गया हमको वहां 20 यहाँ सेंट्रल, इसका मतलब बीच में कितने आ जाएंगे? 19। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। थिन फिल्म इंटरफेरेंस, थिन फिल्म इंटरफेरेंस में बहुत सिंपल सी बात है कि अगर की मोटाई इस तरह से है कि 2 टाइम्स म्यू डी एन लेमडा के बराबर है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। और अगर मान लो 2 म्यू डी इज द थिकनेस ऑफ फिल्म, तो आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, खास तौर पे जेई मेन में पूछा जाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको समझाता हूँ कि इसका क्या मतलब है। मैं इसके लिए जगह ढूंढ लेता हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास एक फिल्म है, थिन फिल्म, ऊपर से एक लाइट आती है जो यहीं से लौट जाती है, और एक लाइट नीचे आके और लौटती है। इफ दिस थिकनेस इज डी, द एक्स्ट्रा पाथ इज 2d। कैसे आया 2d? डी जाना और डी आना, लेकिन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू है तो उसका हवा में इक्विवेलेंट जो पार्ट डिफरेंस आएगा वैक्यूम में या हवा में, दैट विल बी 2 म्यू डी। अब आप सोचो कि अगर ये वाली जो लाइट यहां से जा रही है और जो नीचे से जा रही है, इनकी मुझे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराना है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा? जब ये एन लैम्डा के बराबर है। लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चों, यहां या फिर यहां, दोनों में से एक जगह पाई का एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। कब होता है? जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाते हुए रिफ्लेक्ट होती है। जैसे मान लीजिए ऊपर एयर है और नीचे वाटर है, और यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तो एयर से वाटर में जाते टाइम जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती है तो उसमें एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस आ जाता है लैम्डा बाई 2 का, एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है पाई का। दिस इज अ स्पेसिफिक फिनोमेना रिलेटेड विद रिफ्लेक्शन ऑफ स्ट्रिंग वेव एज वेल एज लाइट वेव। ये दोनों ट्रांसवर्स वेव्स है, ट्रांसवर्स वेव का फिनोमेना है। इसका मतलब अगर ये मान लीजिए मीडियम, सपोज करो नामकरण कर देते हैं N1 N2 और N3, सपोज करो N1 मोर देन N2 मोर देन N3 है, इसका मतलब डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर, कहीं एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस नहीं आया, तो ये कंडीशन किसकी होगी? मैक्सिमा की। और अगर ये मैक्सिमा की कंडीशन है तो ऑब्वियसली 2d म्यू इज इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू लेमडा बाई 2 किसकी कंडीशन होगी? मिनिमा की, यानी ऊपर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। लेकिन अगर यहां थोड़ा सा भी चेंज हो जाए गणित में, जैसे अगर N1 N2 से छोटा हो जाए लेकिन N3 से बड़ा हो, N1 N2 से छोटा है, इसका मतलब यहां पर पाई का एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, यहां पर पाई का एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, तो ये दोनों कंडीशंस एक्सचेंज हो जाएगी। यानी कि आपको पहले तो नॉर्मल कंडीशन लिख लेना चाहिए। नॉर्मल मतलब 2 म्यू डी बराबर एन लैम्डा, यानी कि ऊपर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा रिफ्लेक्ट होने वाले लाइट में,
ठीक है, और ये डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन। लेकिन अगर एक भी जगह पे लैम्डा बाय 2 का एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आता है, जो कि कब आता है, व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर एंड वी आर गेटिंग रिफ्लेक्टेड, तो यहां पर एक्स्ट्रा आ सकता है ऐसे। ठीक है, n1 n2 से बड़ा हो लेकिन n2 n3 से छोटा हो जाए, तो यहां भी एक्स्ट्रा आ सकता है। यहां तो किसी एक जगह एक्स्ट्रा आ गया, तो आपकी ये कंडीशन एग्जैक्टली रिवर्स कर देना। ठीक है, मैक्सिमा की कंडीशन किसकी हो जाएगी, मिनिमा की, और मिनिमा किसकी हो जाएगी, मैक्सिमा की। ये तो हो गया बच्चों रिफ्लेक्टेड लाइट में। जो कंडीशन रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए है उसकी ठीक उल्टी रिफ्रैक्टेड के लिए है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे बहुत सारे कलर्स की लाइट डाली, जिन जिन कलर्स का रिफ्लेक्टेड लाइट में मैक्सिमा है उनका रिफ्रैक्टेड लाइट में क्या होगा, मिनिमा होगा। तो अगर मान लो मैं आपसे पूछता हूँ कि रिफ्रैक्टेड के अंदर बताओ कि क्या कंडीशन है मैक्सिमा की, क्या कंडीशन है मिनिमा की, तो रिफ्लेक्टेड लाइट वाले केस में हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्टेड वाले केस को जैसे उल्टा कर देंगे। तो जिन कलर्स का ऊपर मैक्सिमा है उन्हीं कलर्स का क्या है, नीचे जो है मिनिमा है। दैट्स इट। इसके जेई मेन में क्वेश्चन एडवांस में तो एक आध क्वेश्चन कभी पूछा गया था, है ना। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने। A glass lens is coated on one side with a thin film of magnesium fluoride to reduce reflection from the lens surface. अच्छा क्वेश्चन है। The index of refraction of MgF2 is this, that of the glass is 1.5. अब आप नोटिस करना, ये 1.5 है, ये 1.33, ये 1 है। इसमें देखो रेयर टू डेंसर, फिर से रेयर टू डेंसर, इसका मतलब दोनों जगह एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस क्रिएट होगा। लेमडा का यहाँ भी क्रिएट, लेमडा बाय 2 का यहाँ भी होगा, लेमडा बाय 2 का वहां भी होगा। इसका मतलब नलिफाई हो गया। इसका मतलब मैक्सिमा की कंडीशन मैक्सिमा की रहेगी जो अपने सबसे पहले लिखी थी, मिनिमा की मिनिमा की रहेगी। The reflections at the middle of the visible spectrum, assume the light is approximately perpendicular to the surface. अपन क्या चाहते हैं, the index of refraction, yes, that of the glass. What is the least coating thickness that eliminates interference of reflection? अपन क्या चाहते हैं, अपन चाहते हैं रिफ्लेक्शन में मिनिमा बने। इसका मतलब ये कंडीशन लगानी है। अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 times d into mu is equal to 2n plus या minus 1 into lambda divide by 2। ठीक है, और कौन सा यहाँ कौन सा वाला म्यू आएगा बच्चों, यहाँ पे जो म्यू आएगा वो आएगा 1.33। कहाँ थे MgF2 का 1. है, लेकिन 1.38 है, तो यहाँ आना चाहिए 1.38। शायद यहाँ प्रिंटिंग एरर है, इसको सही कर देते हैं। दिस इज 1.38। ठीक है, इसको लिख के आप इसमें ऑर्डर निकाल सकते हैं। पहली बात तो आपको डी की वैल्यू चाहिए, है ना, मोटाई चाहिए, तो आप यहाँ पे मोटाई निकाल सकते हैं। डी इज इक्वल टू ट्वाइस एन प्लस 1 इंटू लेमडा डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स म्यू। सब है आपके पास अवेलेबल। एन की वैल्यू डालते जाइए, एन बराबर 0 से 1 2 3। आपको ऑब्वियसली समझ में आ रहा होगा कि एन बराबर 0 पे जो आंसर आएगा दैट विल बी द मिनिमम वैल्यू। तो एन बराबर 0 पे आपका आंसर आ जाएगा लैम्डा बाय 4 में। तो इस तरह से अपन निकाल सकते हैं। इससे अगर उल्टा क्वेश्चन कि तो रिफ्लेक्शन मैक्सिमा चाहिए, तो फिर अब 2n-1 वाला फॉर्मूला लगाने के बजाय को सीधा किसके बराबर कर देते हैं, एन लैम्डा के। तो उसमें एन की वैल्यू 1 ही डालनी पड़ेगी, बिकॉज पार्ट डिफरेंस कैन नॉट बी 0 हियर। कुछ ना कुछ तो आएगा ना, क्योंकि लाइट एक स्लैब में से ट्रेवल करके वापस आ रही है, इसका मतलब 0 वाला केस छोड़ना पड़ेगा। और आगे बनते हैं। अब फाइनली हम लोग उस पोर्शन में आ रहे हैं जो कि जेई मेन के लिहाज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है हाइगन प्रिंसिपल। सो हाइगन प्रिंसिपल में जैसे कि अपन जानते हैं थ्योरी ऑफ वेव फ्रंट आती है। वेव फ्रंट्स आर द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स व्हिच आर इन सेम फेज। एवरी वेव फ्रंट, एवरी पॉइंट ऑफ ए वेव फ्रंट इज अ सोर्स फॉर सेकेंडरी वेवलेट्स। वेव फ्रंट हर शेप और साइज के हो सकते हैं। पॉइंट से निकलने वाले जो वेव फ्रंट होते हैं स्फेरिकल होते हैं। लाइन सोर्स से निकलने वाले जो वेव फ्रंट्स होते हैं वो सिलिंड्रिकल होते हैं, है ना। तो वो हर शेप और साइज के हो सकते हैं। थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमने लिखी है। जो वेव का प्रोपेगेशन होता है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। जो आपको क्वेश्चन बता रहा था कि जेई एडवांस में आया था, इस टाइप का क्वेश्चन था वो, कि एक मिरर है, उस मिरर के ऊपर इस तरह के वेव फ्रंट्स आ रहे हैं,
तो बताओ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स कैसे होंगे। तो वेव फ्रंट अगर ऐसा है, इसका मतलब लाइट ऐसे आ रही होगी। मैंने अभी आपको बोला प्रोपिगेशन ऑफ लाइट इज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। तो बताओ इसका रिफ्लेक्टेड लाइट कैसा होगा। फोकस से गुजरेगा ये। एक लाइट और ले लेते हैं, फोकस से गुजार दिया, लाइट ऐसे जा रहा है, इसका मतलब वेव फ्रंट कैसा होगा। आप खुद ही सोचो, उस पर परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करूंगा तो किस तरह का वेव फ्रंट बनेगा। तो ये स्फीयर जैसा बन गया। उसके बाद लाइट ऐसे जा रही है, यानी कि वो स्फीयर यहां तक कंटिन्यू होगा। तो आप बोल सकते हो कि जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है अगर वो प्लेन है तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट विल बी स्फेरिकल। इंसिडेंट वेव फ्रंट अगर स्फेरिकल है तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट विल बी प्लेन। बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये, और 2-3 पार्ट थे इसके। हाइगन प्रिंसिपल से जो हमारे जो टेक अवे है वो ये है कि हम लोग रिफ्लेक्शन को प्रूव कर पाए, रिफ्रैक्शन के जो रूल्स है उसको प्रूव कर पाए, है ना। नेचर ऑफ लाइट को समझने में काफी मदद मिली कि लाइट एक खास तरह का बिहेवियर क्यों करती है। तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट चीजें जो हमने सीखी। क्या चीज ये फेल हो गया, फेल टू प्रूव द कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट, इमिशन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जहां पर हाइगन प्रिंसिपल जाकर के स्टक हो जाता है वो ये 3 पॉइंट्स हैं। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन हम याद रख सकते हैं, अदरवाइज बाकी सब चीजें जो हाइगन प्रिंसिपल की थी वो हमारे काम की थी। वेव फ्रंट की अपन बात कर ही चुके हैं, है ना, कि ये देखो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है ना। इसी तरह से जैसे ये वेव फ्रंट है, मान लीजिए प्रिज्म पे गिरा तो लाइट जो है यहाँ से मुड़ जाती है, इस जगह से लाइट मुड़ी, मुड़ने के बाद लाइट ऐसे गई तो यहाँ पे इस तरह का वेव फ्रंट आ रहा था, और मुड़ने के बाद इस तरह का वेव फ्रंट होगा। उसी तरह से ये देख सकते हो आप, ये प्लेन लाइट आ रही थी, उसके बाद ये मुड़ी। एक तरह से आपको वेव फ्रंट का एक आइडिया मिलता है कि किस तरह से उसको परपेंडिकुलर वेव फ्रंट बनाना है। यहाँ देखिए लाइट सीधी आ रही थी और उसके बाद ऐसे मुड़ गई, तो मुड़ गई तो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि देखो ये स्फेरिकल है। दिस इज सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ओके, अब आता है फाइनल इस चैप्टर का एंड, जहां पर डिफ्रैक्शन की बात हो रही है। डिफ्रैक्शन बच्चों वो फिनोमेना है जिसमें ये बोला जाता है शार्प एजेस से लाइट का मुड़ना, शार्प एजेस से वेव का मुड़ना। तो अगर मान लो मेरे पास इस तरह की डिस्क है, सीधी लाइट आ रही है, हमें कोई उम्मीद नहीं है कि इस पोर्शन में लाइट होनी चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर लाइट पाई जाती है। क्यों? क्योंकि जो शार्प एज होते हैं वहां से लाइट मुड़ती है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ वेव्स फ्रॉम शार्प एजेस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। तो ये डिफ्रैक्शन है। देखो यहाँ पे मुड़ी है इस तरह से। डिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ ऑब्स्टिकल। हर जगह डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। साइज जो है वो वेवलेंथ के ऑर्डर की होना जरूरी है। डिफ्रैक्शन 2 टाइप के होते हैं, फ्रेस्नेल एंड फ्राउनहोफर। अगर हम बात करें फ्रेस्नेल और फ्राउनहोफर का जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है। फ्रेस्नेल में सोर्स और स्लिट, स्लिट और स्क्रीन फाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं, और फ्राउनहोफर में दोनों इनफाइनाइट पे होते हैं। इनफाइनाइट का मतलब है कि गैप बहुत ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू द साइज ऑफ स्लिट। ये मेजर डिफरेंसेस हैं। सोर्स एंड स्क्रीन आर एट फाइनाइट डिस्टेंस, ये दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। इंसिडेंट एंड डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट्स आर स्फेरिकल, यहां पर ये प्लेन वेव फ्रंट होंगे बिकॉज सोर्स एंड स्क्रीन आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। मिरर और लेंसेज आर नॉट यूज फॉर ऑब्टेनिंग दिस डिफ्रैक्शन पैटर्न, इसमें इनका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लेंस जो है, कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्ट हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे नहीं रख पाते ड्यू टू स्पेस कंस्ट्रेंट। तो फिर हम क्या करते हैं, लेंस की मदद से उसको प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट कर देते हैं। लेंस के फोकस पे रख दो, लाइट सीधी हो जाएगी। Center of diffraction pattern is sometimes bright and sometimes dark. This is very important ऑब्जेक्टिव के लिहाज से। वैसे फ्रेस्नेल पे क्वेश्चन कम आते हैं, फ्राउनहोफर पे ज्यादा आते हैं, बट अगर ऑब्जेक्टिव में कोई क्वेश्चन पूछो तो याद रख सकते हैं। इसमें सेंट्रल जो है ना हमेशा ब्राइट होता है, और सारे क्वेश्चन ज्यादातर उसी के आसपास घूमते हैं। उस सेंट्रल मैक्सिमा की चौड़ाई बताओ, आंसर आता है 2 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। फर्स्ट मिनिमा की लोकेशन बताओ, आंसर आता है लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न में सिंगल स्लिट में अगर हम बात करें तो केस 1, अगर मान लीजिए कि उसकी जो चौड़ाई है वो n लैम्डा के बराबर है, if part difference between the secondary wavelets coming from A and B is n lambda or 2n into lambda by 2 or even multiple of lambda by 2, then the minima occurs। कहने का मतलब यह है कि अगर हम ऐसे पॉइंट पे हैं जिसपे पार्ट डिफरेंस जो है
वो लेमडा बाई 2 का इवन मल्टीपल है, तो वहां पे मिनिमा बनेगा। कैसे वो ऐसे समझाया जाता है कि मान लो मैंने दो हिस्से कर दिए, तो इस हिस्से और इस हिस्से से आने वाली जो वेव्स हैं उनमें मिनिमा प्रोड्यूस हो जाएगा अगर ये पार्ट डिफरेंस जो है वो लेमडा बाई 2 का ऑड मल्टीपल है, तो है ना। पार्ट डिफरेंस लेमडा बाई 2 मतलब लेमडा बाई 2 है, तो बेसिकली ये 2 लेमडा बाई 2 है या 4 लेमडा बाई 2 है या 6 लेमडा बाई 2 है, तो हम आधे आधे हिस्से के जो पार्ट डिफरेंस है, या कह सकते हो कि यहाँ वाले और यहाँ वाले के बीच में डिस्ट्रक्टिव हो गया, यहाँ और यहाँ के बीच में डिस्ट्रक्टिव हो गया। तो जब भी हम लेमडा बाई 2 के इवन मल्टीपल में स्लिट की विड्थ को डिवाइड कर पाएंगे तो मिनिमम बनेगा, ठीक है। और ऑड मल्टीपल में डिवाइड करेंगे जैसे 5 लेमडा बाई 2, तो ऐसे समझाया जाता है कि 4 का मिलके डिस्ट्रक्टिव हो गया, खत्म हो गया, और 1 का बच गया। ये एक अलग तरीका है। वैसे हम लोग मैथमेटिकली भी निकाल सकते हैं। हम लोग अलग अलग जोन से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टोरिकली ऐड करके नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। टाइम कम है इसलिए मैं उस फॉर्मूले को भी डिराइव करके नहीं बता रहा, आपको डायरेक्ट आगे बताएंगे कि कैसे क्या आता है उसका वैल्यू। ओके, सो द फर्स्ट मिनिमा इज एट दिस लोकेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है ना। आप कह सकते हो फर्स्ट मिनिमा की जो लोकेशन है जिस एंगुलर वेट पे आती है वो होती है लेमडा बाई ए, ठीक है। फर्स्ट मिनिमा की जो चौड़ाई होती है वो 2 लेमडा बाई ए होती है। कैसे आता है फर्स्ट मिनिमा? डिफ्रैक्शन के टाइम इस तरह का कुछ बनता है, ओके। दिस इज 2 लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल ए, ठीक है। ये होता है आई नॉट, और उसके बाद की इंटेंसिटीज मैं आपको बताता हूं। आई नॉट बाई 22.5 अप्रोक्सीमेटली 25 होता है, आई नॉट बाई 61 होता है, आई नॉट बाई 121 होता है। इस तरह से इंटेंसिटी इसकी गिरती जाती है, जैसे जैसे और दूर जाएंगे इंटेंसिटी और गिरेगी। हाँ, ये फॉर्मूला है बच्चों इंटेंसिटी का जो आप यूज कर सकते हो। ये एन क्या चीज है? ये उसका ऑर्डर है। जैसे 0th ऑर्डर पे जो है वो तो आई नॉट है। फर्स्ट ऑर्डर पे अगर बात करें तो आपका आई नॉट बाई 22.5 आना चाहिए। सेकेंड ऑर्डर पे आई नॉट बाई 60 बनाना चाहिए। इस फॉर्मूले से आ जाएगा। थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में। डिफ्रैक्शन में एक ही सेंट्रल मैक्सिमा होता है, उसके बाद के जो सेंट्रल मैक्सिमा होते हैं उनकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। वाईडीएसी में जनरली सभी मैक्सिमा की इंटेंसिटी सेम होती है अनटिल अनलेस हम बहुत दूर नीचे लगे सेंट्रल मैक्सिमा से। तो ये बेसिक डिफरेंस है। आप वीडियो को थोड़ा पॉज करके एक बार इनको पढ़ सकते हो। आई एम नॉट रीडिंग ऑल दीज। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सर्कुलर स्लिट होती है तो उस केस में एक 1.22 का फैक्टर आता है, यानी कि जैसे वहां पे लेमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी आया था, यहाँ पे बस आपको 1.22 का फैक्टर और मल्टीप्लाई करना होगा इन केस योर स्लिट इज सर्कुलर। हमारी आंख हो चाहे वो टेलीस्कोप हो, हर केस में 1.22 का फैक्टर आएगा जब भी आपका अपर्चर सर्कुलर होगा। तो ये एक थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंज है। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने है। लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 इन इंसिडेंट ऑन स्लिट ऑफ विड्थ दिस, द स्क्रीन इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट डार्क फ्रिंज। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा सकते हो और फर्स्ट डार्क फ्रिंज की पोजीशन निकाल सकते हो। एक होगा और एक नीचे होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। लिमिट्स ऑफ रेजोल्यूशन। देखो बच्चों, जब भी हम कोई दो ऑब्जेक्ट्स की इमेज बनाते हैं हमारी आंख के अंदर, तो इस तरह से इमेज बनती है। कभी कभी क्या होता है, उनके जो सेंट्रल मैक्सिमा होते हैं वो एक दूसरे में इतने मर्ज हो जाते हैं कि हमको दोनों पॉइंट अलग अलग दिखाई नहीं देते। ये कहलाता है नो रेजोल्यूशन, ठीक है। कभी कभी उन दोनों के सेंट्रल मैक्सिमा हमको अलग दिखाई देते हैं, ये कहलाता है क्लियर रेजोल्यूशन। कभी कभी एक का जहां सेंट्रल मैक्सिमा होता है वहां पे दूसरे वाले का फर्स्ट मिनिमा होता है। दिस इज कॉल्ड जस्ट रेजोल्यूशन एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड Rayleigh criteria for just resolution. If first minima is at the location of if first minima of point A is at the location of central maxima of point B, then it is called just resolution. यानी कि दो पॉइंट्स हैं A और B, A का जहां फर्स्ट मिनिमा आएगा वहां पर B का अगर सेंट्रल मैक्सिमा आ गया तो ये जस्ट रेजोल्यूशन कहलाता है और यही कहलाता है रेले क्राइटेरियन। इसका मतलब अगर दो पॉइंट्स के बीच का एंगुलर विड्थ साइन इनवर्स 1.22 लेमडा बाई बी के बराबर होगा तो वो जस्ट रिजोल्व होंगे। रिजोल्विंग लिमिट है ये, इसका रिजोल्विंग पावर।
मतलब ये नंबर मान लीजिए 1 डिग्री आता है, तो आप 1 डिग्री पे अगर 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दिए जाए तो उनको रिजोल्व कर सकते हो। इसका मतलब ये नंबर जितना छोटा आएगा उतना हमारे लिए अच्छा होता है। रिजोल्विंग लिमिट का इनवर्स होता है रिजोल्विंग पावर, b अपॉन 1.22 लैम्डा। दिस इज रिजोल्विंग पावर। इसलिए याद रखिएगा, वेवलेंथ जितना छोटा होगा रेजोल्यूशन उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। तो ये फॉर्मूला है ना। रेजोल्यूशन ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश टू नेबरिंग पॉइंट्स। जितना ज्यादा हो उतना अच्छा, है ना। रिजोल्विंग पावर का ये फॉर्मूला होता है d अपॉन स्मॉल लैम्डा इंटू के। ये तो डिस्टेंस हो गया। वैसे अगर थीटा की टर्म में बात की जाए तो दिस इज रिजोल्विंग पावर, एंगुलर रिजोल्विंग पावर इज d लैम्डा एंड रिजोल्विंग लिमिट इज लैम्डा डिवाइड बाय d। उसको कैपिटल D से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइक्रोस्कोप के लिए थोड़ा सा आपको फॉर्मूला ये याद करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन से आता है। म्यू इसलिए आता है बिकॉज माइक्रोस्कोप के जो ऑब्जेक्टिव और आईपीस होते हैं उनके बीच में हम ऑयल भरते हैं। उस ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसे बोलते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर साइन थीटा। साइन थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय रेडियस ऑन द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन इसमें भी मुद्दे की बात यह है कि रेजोल्यूशन पावर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा आएगा। आपको अगर कोई क्वेश्चन में रेजोल्यूशन लिमिट या पावर पूछना चाहेगा तो उसको थीटा भी देना पड़ेगा। तो दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला व्हिच यू कैन अप्लाई। देन कम्स एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अगेन यू कैन यूज द सेम फॉर्मूला। ये जनरल नॉलेज है ना कि किस किस बात पे रेजोल्यूशन पावर डिपेंड करती है। अब आता है बच्चों लास्ट पोलराइजेशन, इस चैप्टर का एंड। पोलराइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और पोलराइजेशन करने में इन खास तरह के क्रिस्टल्स का इस्तेमाल किया जाता है। टर्मलाइन क्रिस्टल, निकोल प्रिज्म एंड पोलराइड। पोलराइजेशन जैसे कि पोलराइड चश्मे आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे रैंडम ऑसिलेशंस होते हैं, जब हम किसी पोलराइड से उसको गुजारते हैं तो वो एक प्लेन में आ जाते हैं और ये बन जाती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन से इधर भी है इधर भी है, तो वो वाले ऑसिलेशन जो स्लिट के पैरेलल हैं वो निकल जाते हैं और ये बन जाती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। दिस इज पोलराइज्ड लाइट, दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट। तो वो बन गई पोलराइज्ड लाइट। पोलराइजेशन के कई तरीके होते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डबल रिफ्रैक्शन, उसके अलावा डाइक्रोइज्म, स्कैटरिंग, ये सब तरीकों से पोलराइजेशन किया जा सकता है। तो जैसे पहला है रिफ्लेक्शन। एक साइंटिस्ट उन्होंने पाया कि सबसे अच्छा पोलराइजेशन तब होता है जब रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए, यानी कि ये एंगल क्या हो जाना चाहिए, 90। तो अगर मान लीजिए ये एंगल है थीटा पी, ये भी थीटा पी होगा, ये 90 है, तो ये जो स्मॉल आर है उसको मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस आई। एक तरह से इसको मैं आई या थीटा पी बोल दो, कोई बात नहीं। अब आप स्नेल्स लॉ लगाओ तो आपको मिलेगा 1 sin थीटा पी इज इक्वल टू n cos थीटा पी। cos theta p कैसे है, बिकॉज दिस एंगल इज 90, so if this is theta p, this is 90 minus theta p. You can find out n, which is tan theta p. यही है ब्रिस्टर्स लॉ और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। n is equal to tan theta, where theta is angle of incidence. ये है बच्चों रिफ्लेक्शन से। तो लाइट जब यहाँ आती है तो कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पोर्शन रिफ्रैक्ट होता है। रिफ्लेक्टेड लाइट भी पोलराइज्ड है ना। हालांकि हमारा जो इंटरेस्ट है रिफ्लेक्टेड लाइट में, सो दिस इज पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन। 2-3 रिफ्लेक्टर लगा दें तो काफी अच्छा खासा पोलराइज इसमें हो जाता है। चश्मों में खास तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, या जैसे मान लीजिए कोई स्क्रीन है तो स्क्रीन पे मल्टीपल लेयर्स लगा दी जाती है ताकि हमें पोलराइज लाइट वहां पे दिखे। डाइक्रोइज्म का मतलब होता है सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो जैसे ये मटेरियल है, इस पे इधर भी ऑसिलेशन है इधर भी ऑसिलेशन है, ठीक है। तो ये वाले जो ऑसिलेशंस है, ये वाले ऑसिलेशन अब्सॉर्ब हो गए, ये वाले जो ऑसिलेशन से अब्सॉर्ब नहीं हुए, तो आपके पास यहाँ पर जो लाइट होगी दैट विल बी पोलराइज्ड। तो ये ऑसिलेशन धीरे धीरे करके इनकी एनर्जी खत्म होती जा रही है। एक ठीक ठाक मोटा अगर आप ले लो तो लास्ट में ये जो ऑसिलेशंस मिलेंगे आपको परपेंडिकुलर प्लेन,
दिस लाइट विल बी ऑलमोस्ट पोलराइज्ड लाइट। तो ये कहलाता है डाइक्रोइज्म। डाइक्रोइज्म के लिए आप समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड डाइक्रोइज्म। स्कैटरिंग, वो एक सॉन्ग आया था आसमान नीला क्यों, तो जो आसमान का नीला कलर है वो स्कैटरिंग की वजह से है, लेकिन नीला ही क्यों, लाल क्यों नहीं? तो उसका रीजन ये है कि स्कैटरिंग जो होती है 1/λ की 4th पावर के प्रोपोर्शनल होती है, दैट इज कॉल्ड रेले जीन्स लॉ। अच्छे से लिखते हैं, एक्चुअली हम लोगों की बोर्ड पे लिखने की आदत है, तो इसलिए यहाँ पे हैंडराइटिंग इतनी अच्छी नहीं आती। आप सब जानते हैं कोटा कोचिंग इज फेमस फॉर ऑफलाइन, एंड समय आ चुका है वापस कोरोना के बाद कि ऑफलाइन जो कोचिंग है वो वापस फिर से तैयार है कोटा, आप सबके सपने पूरे करने के लिए, डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के लिए, और हम लोग उसी के माहिर हैं। तो ऑफलाइन के माहिर हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा पेन चलाने में दिक्कत हो रही है। स्कैटरिंग इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ टू द पावर 4। जितना छोटा लैम्डा होगा उतना ज्यादा स्कैटरिंग होगा। तो जो वॉयलेट कलर की लाइट है उसकी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए आपका जो आसमान है आपको नीला दिखाई देता है। और वो लाइट बच्चों पोलराइज होती है। अगर आपके पास पोलराइजर हो, यानी चश्मा हो पोलराइजर, और आपको आसमान नीला दिखाई दे रहा हो और आप उसको 90 डिग्री पे घुमा दें तो वो आपको काला दिखने लग जाएगा, अगर आपके पास पोलराइज चश्मा है तो ये ऐसे एक्सपेरिमेंट्स है जो आप कर सकते हैं। लॉ ऑफ मेलस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मान लीजिए कि एक पोलराइजर है, एक थोड़ा डायग्राम में अपने हिसाब से बनाता हूं। मान लीजिए एक पोलराइजर है, पहले वाले को बोलते हैं पोलराइजर, दूसरे वाले को बोलते हैं एनालाइजर, और ये एक एनालाइजर है। सपोज करो इस पे कोई इंटेंसिटी आती है लाइट की आई नॉट, अनपोलराइज लाइट है, अनपोलराइज लाइट को मैं ऐसे बना रहा हूं, ये वाले ऑसिलेशन जो कि इसके पैरेलल है, दूसरे वाले ऐसे हैं। तो जब यहां से लाइट बाहर निकलेगी, वो वाली एनर्जी जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से थी वो रुक जाएगी, ये वाली बाहर आएगी। तो पहली बात तो इंटेंसिटी एकदम से आधी हो जाती है। फिर अगर ये दोनों पैरेलल है तो यहां से लाइट जो निकलेगी उसकी भी I0/2 होगी। लेकिन अगर मैं इसको थीटा एंगल से मोड़ दूं, जैसे कि इसमें मोड़ा हुआ है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट था E0, उसका E0 cos थीटा बाहर आएगा। और अपन जानते हैं कि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होती है। इसका मतलब अगर I0 डाला है तो I0 cos स्क्वायर थीटा बाहर आएगा, I0/2 डाला है तो I0/2 cos स्क्वायर थीटा बाहर आएगा। तो अगर पहला आपका पोलराइजर है और उस पर I0 अनपोलराइज लाइट डाली तो उससे कितनी निकलेगी, I0/2। और दूसरा आपका एनालाइजर है जो कि थीटा एंगल पे मुड़ा हुआ है, तो उससे जो लाइट बाहर आएगी दैट विल बी I0/2 cos स्क्वायर थीटा, प्रोवाइडेड पहले वाले पे पोलराइज लाइट। मान लीजिए मेरे पास कोई पोलराइज लाइट है और मेरे पास सीधा एक पोलराइजर है, और मैंने उसको जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है उससे थीटा एंगल पे मोड़ दिया, तो उससे जो बाहर लाइट निकलेगी उसकी इंटेंसिटी होगी I0 cos स्क्वायर थीटा, जो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये बच्चों लॉ ऑफ मेलस, और इतने क्वेश्चंस जेई मेन में आते हैं, हर एक जेई मेन एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन इस पे आता है, इसलिए आपको इसको ठीक से देख के जाना चाहिए। 2-3 क्वेश्चन अपन इसके अंदर देख सकते हैं। ये जनरल नॉलेज है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी, खास तरह के केमिकल्स होते हैं, खास तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, जिसमें से लाइट को अगर डाला जाता है तो घूमने लग जाती है, कभी क्लॉकवाइज घूमती है, कभी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। टाइम होता तो मैं आपको जरूर उसकी पूरी मैकेनिज्म समझाता, लेकिन अभी हमें सिर्फ शॉर्ट में एक बार देखना है। अगर इससे रिलेटेड कोई चीज आपको पढ़नी है तो एक बार प्लीज अपने नोट्स को देखना, उसमें आपको ये मिल जाएगा। देन एप्लीकेशंस, ये आप थोड़ा सा इसको स्लो करके एक बार देख लेना कहाँ कहाँ पे यूज है। एलसीडी में यूज होता है, सीडी प्लेयर में यूज होता है, रिकॉर्डिंग रिप्रोड्यूसिंग 3 डायमेंशनल पिक्चर्स में यूज होता है ना, ऑप्टिकल स्ट्रेस कैलकुलेट करने में। ये क्वेश्चन है जो जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन, जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है। दो पोलराइज हैं, दे आर क्रॉसिंग ईच अदर rotated through 60 degree, then what percentage of incident light, unpolarized light will be transmitted by। देखो बच्चों, सबसे पहली बात यहाँ अनपोलराइज वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब सबसे पहली बात जो मैंने आपको भी समझाई थी कि पहली बार में इंटेंसिटी एकदम आधी हो जाती है। दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक रोक लिया गया, दूसरा निकल गया। ड्यू टू रैंडमनेस हम बोल सकते हैं दोनों में एनर्जी जो है बराबर बराबर होनी चाहिए, तो आधी एनर्जी निकल जाती है फर्स्ट टाइम पे। फिर हमने कहा कि दो पोलराइजर थे, एक दोनों के बीच का जो एंगल था क्या लिखा हुआ,
क्रॉस टू ईच अदर व्हेन वन ऑफ देम इज रोटेटेड थ्रू 60 डिग्री। एक को आपने 60 डिग्री से रोटेट कर दिया, कर दो, तो 60 डिग्री से रोटेट करते हैं, देखो है ना, फील करते हैं, ऐसे फील करते हैं। चलो ये मेरा पोलराइजर, ये एनालाइजर, इसको मैंने 60 डिग्री से रोटेट कर दिया, तो इनके बीच का एंगल आएगा 60 डिग्री। कुछ गड़बड़ हो रही है समझने में, एक सेकेंड। टू पोलराइड्स आर क्रॉस, ओ सॉरी, दे वर क्रॉस्ड। इसका मतलब एक से इंटेंसिटी आई होगी आई नॉट, आई मान लो इसके ऊपर इंटेंसिटी आई नॉट, तो बाहर निकलेगी कितनी, आई नॉट बाई टू। अब इस पे आई तो उधर इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 0। अब इसको 60 से रोटेट कर दिया, तो बताओ दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा। ये पहले ऐसे थे, 60 से रोटेट कर दिया, एंगल विल बी 30। तो फर्स्ट वाले से हो गया आई नॉट बाई टू, और उसके बाद आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर 30, विच इज आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3/4। इसका मतलब 3/8 टाइम्स रह जाएगी। यहाँ पे दिख रही है आपको 3/8 का, ये थोड़ा गायब करते शुरू को, हो गया 3/8 का। अगर आप परसेंटेज निकालोगे, it is approximately 37.5%. So this is a good question. Finally, thanks a lot. और मेरी टीम अभी बाकी है और काफी देर तक का आपका और मेरा साथ है। जो बच्चे इस समय जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। यदि आपके कुछ फ्रेंड्स, उनको लगता है रिवीजन करना है, तो ये हमारे YouTube चैनल पे वीडियो के फॉर्म में अवेलेबल होगा। आप इसको जब भी चाहे रिवाइज कर सकते हैं। उसके अलावा टाइमलाइन में आप देख सकते हैं, जब भी ये वीडियो कंप्लीट होगा, हम लोग टाइमलाइन में ये सारी चीजें लिखेंगे कि कौन सा टॉपिक कितने बजे स्टार्ट हुआ था, ताकि आप में से किसी भी बच्चों को एग्जाम में जाने से पहले किसी भी मोमेंट पर अगर किसी टॉपिक का डर लगता है या याद आ जाता है कि यार वो कमजोर तो नहीं है, तो आप इमीडिएटली टाइमलाइन में जाके उसी वीडियो को, उसी को देख सकते हैं, उसी टॉपिक को, एंड यू कैन क्विकली रिवाइज द टॉपिक।